हेलो, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर्स। लेकिन आपको जैसा पता है कि मैं रिवीजन के बिना तो आगे बढ़ता ही नहीं, तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे पार्ट 1 को। हमने देखा था रनिंग वाटर के कारण बनने वाले स्ट्रक्चर्स। हमने देखा था रनिंग वाटर दो तरीके से बहता है, एक होता है ओवरलैंड फ्लो और दूसरा होता है वैली फ्लो। ओवरलैंड फ्लो का मतलब है जब बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर पर, फ्लैट सतह पर पानी बहता है। वैली फ्लो यानी जैसे नदियों में पानी बहता है। फिर मैं बताया था रिवर के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है यूथ स्टेज, दूसरा है मेच्योर स्टेज और तीसरा है ओल्ड स्टेज। इन तीनों में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूथ स्टेज में बनती है वी शेप्ड वैली। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है। उसके बाद और क्या बनता है तो वाटरफॉल। उसके बाद और क्या बनता है तो रैपिड्स। वाटरफॉल और रैपिड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे मेच्योर स्टेज में कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। मेच्योर स्ट्रक्चर में हमने देखा था मियांडर्स बनते हैं, मियांडर्स। ओके। और जो यंग स्टेज में बने हुए वाटरफॉल और रैपिड्स हैं वो मेच्योर स्टेज में गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर ओल्ड स्टेज में हमने देखा था लेवीज, ऑक्सबो लेक्स एंड स्वाम्प्स एंड मार्शेस यानी दलदल। ये सारी चीज़ें ओल्ड स्टेज में बनती हैं। सिंपल। तो ये आपका प्यारा सा रिवीजन हुआ। अभी बाकी है मेरे दोस्त, रुक जाओ। फिर हमने देखा था बहते हुए पानी के कारण बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले वैली यानी कि जो रिवर वैली, जहाँ पर रिवर बहती है। पोर्ट होल्स देखे थे हमने। पोर्ट होल्स यानी गड्ढा हो जाता है जब पानी बहता है रॉक्स पर, तो रॉक्स के बीच में कहीं पर लाइमस्टोन वाली रॉक होती है, वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, उसे बोलते हैं पोर्ट होल्स। उसके बाद प्लंज पूल, जब वाटरफॉल नीचे गिरता है तो यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, और यहाँ पर गड्ढे में जो रॉक्स होते हैं वो वाटरफॉल के झरने के पानी के द्वारा राउंड मूव करते हैं, जिससे वो गड्ढा और भी गहरा हो जाता है। इस गड्ढे को बोलते हैं प्लंज पूल। उसके बाद हमने देखा था इंसाइज्ड मियांडर्स। एक सेकंड, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पेन बदतमीज़ है। तो हमने देखा था इंसाइज्ड मियांडर्स। क्या होता है इंसाइज्ड मियांडर्स? इनको एंट्रेंच्ड मियांडर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है। जैसा हमने देखा था अमेरिका की कोलोराडो रिवर का वो स्ट्रक्चर जिसमें कुछ इस तरीके से मुड़ रही थी रिवर, अगर आपको याद हो तो। इसे बोलते हैं इंसाइज्ड मियांडर्स, है ना। स्टीप साइड नहीं होती हैं, साइड ऐसी होती हैं स्लोप वाली, ठीक है। और इंसाइज्ड मियांडर एक होता है नॉर्मल मियांडर जो ओल्ड स्टेज में बनता है, रिवर के ओल्ड स्टेज में। क्या अंतर है दोनों में? इंसाइज्ड मियांडर में वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है और नॉर्मल मियांडर जो होता है ओल्ड स्टेज वाला उसमें लेटरल इरोजन ज़्यादा होता है। दीज आर द थिंग्स, सिंपल थिंग्स। फिर हमने देखा था कि वैली के टाइप्स होते हैं। पहली होती है वी शेप्ड वैली, दूसरी होती है गोर्ज और तीसरा होता है कैनियन। क्या डिफरेंस है गोर्ज और कैनियन में? गोर्ज की जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल स्टीप होती हैं और गोर्ज जो है वो हार्ड रॉक पर बना होता है। कैनियन की जो साइड्स होती हैं वो स्टीप नहीं होती, जैसे कि वो अमेरिका की कोलोराडो रिवर, वो एंट्रेंस्ड मियांडर के साथ साथ अपने आप में एक कैनियन भी है क्योंकि इसकी साइड्स स्टीप नहीं होती, ढालदार होती है। ओके, ये वैली के टाइप्स हो गए। वैली के टाइप्स के बाद फिर हमने देखे थे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय फ्लोइंग वाटर या फिर रनिंग वाटर। सबसे पहला हमने देखा था एलुवियल फैन और दूसरा एलुवियल कॉन। क्या होते हैं? कॉन यानी कि बड़े बड़े पत्थर, फैन यानी कि छोटी छोटी बारीक रेत जैसा मलबा। जब पहाड़ से
रिवर उतरती है तो जो भारी बोल्डर्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो बारीक मटेरियल होता है वो इस तरीके से फैन के आकार में जमा हो जाता है। मैंने आपको डायग्राम बताया था। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, अगर यही एलुवियल फैन समुद्र के किनारे बनेगा तो उसे हम डेल्टा कहेंगे। उसके बाद हमने देखा था नेचुरल लेवीज। लेवीज क्या होती है? ये मान लो आपकी रिवर है, तो रिवर के किनारे किनारे पर जो भी मलबा इकट्ठा हो जाता है जब बाढ़ आती है तब निकल कर, तो उन्हें बोलते हैं नेचुरल लेवीज। उसके बाद हमने देखा था पॉइंट बार्स। व्हाट आर पॉइंट बार्स एंड व्हाट आर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पार्ट्स ऑफ द रिवर। ये आपकी रिवर है ना, रिवर को रिवर वाले पानी से भर देते हैं। ये है आपकी रिवर। ये हो रही है बेंड, लेकिन ये कम बेंड हो रही है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करते हैं। ये है आपकी रिवर। अब इसके दो पार्ट होते हैं। पहले ये रिवर ऐसे बहती थी, लेकिन फिर बाद में कोरियलिस फोर्स के द्वारा पानी का इफेक्ट इस तरीके से मुड़ा और पानी ने इस तरीके से ज़मीन को काटना शुरू किया और अब रिवर ऐसे बहने लगी। सिंपल है ना। तो जब पहले रिवर यहाँ बहती थी तो यहाँ भी कुछ डिपोजिशन हुआ होगा, तो वो जो मिट्टी डिपॉजिट होती है वो इस तरीके से पुरानी रिवर की मिट्टी यहाँ पर होती है। इसे बोलते हैं पॉइंट बार्स। ओके, ये कौन सी साइड है? जब आप रिवर के बाहर खड़े होंगे तो आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉनकेव मिरर का स्ट्रक्चर है, यानी ये कॉनकेव साइड है। यानी पॉइंट बार कहाँ डिपॉजिट होते हैं? कॉनकेव साइड पर। उल्टी साइड जो है वहाँ पर क्या होता है? यहाँ से पानी का फ्लो आता है, पानी टर्न करता है और यहाँ की नीचे नीचे की मिट्टी जो होती है उसको भी क्या करता है? कट। यानी यहाँ पर होती है अंडर कटिंग। जहाँ अंडर कटिंग होती है वो है आपका रिवर का कॉन्वेक्स बैंक। तो क्या समझे? कॉनकेव बैंक पर होता है पॉइंट बार का डिपॉजिट और कॉन्वेक्स बैंक पर होता है अंडर कटिंग। क्लियर? चलते हैं आगे, हम कर रहे हैं रिवीजन। फिर जब रिवर ज़्यादा ही बेंड हो जाए तो एक हिस्सा उसका अलग हो जाता है, उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। यानी रिवर अब सीधी बहने लगती है ना। थोड़ा जहाँ ज़्यादा ही बेंड हो गया तो रिवर ने वो रास्ता छोड़ दिया। चलो इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक इज़ अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ऑक्सबो लेक, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। उसके बाद हमने ग्राउंड वाटर द्वारा बनने वाले स्ट्रक्चर्स देखे थे। ग्राउंड वाटर क्या करता है? लाइमस्टोन को लाइमस्टोन का इरोजन जल्दी कर देता है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बारिश होती है तो अभी आप बोल रहे हो ग्राउंड वाटर है तो बारिश कहाँ से होती है? हाँ ओके, समझ लो भाई, बारिश का पानी ही तो अंदर जाएगा ना। चलो, तो कास्ट ट्रोपोग्राफी है ना। ग्राउंड वाटर द्वारा जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें कास्ट ट्रोपोग्राफी कहते हैं। अगर छत से लटका हुआ स्ट्रक्चर है तो इसे बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, क्योंकि ये टी जैसी आकृति बनाता है। और ज़मीन से ऊपर उठता हुआ स्ट्रक्चर है तो इसे बोलते हैं स्टेलेगमाइट, क्योंकि ये एम जैसी आकृति बनाता है। जब नीचे का स्टेलेगमाइट ऊपर के स्टेलेक्टाइट से जुड़ जाता है तो जो बनता है उसे आप बोलते हैं पिलर। पिलर यानी खंभा, सिंपल सी बात है। खंभा वो दारू वाला नहीं है ना, कास्ट ट्रोपोग्राफी वाला खंभा। चलो, उसके बाद हमने देखे थे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमने देखा था डोलाइन क्या होता है। डोलाइन जो सिंक होते हैं। सिंक क्या होता है? एक गड्ढा हो गया, पृथ्वी पर पानी बह रहा था, एक गड्ढा हो गया, गड्ढे में पानी चला गया, तो जो गड्ढा है इसको बोलते हैं सिंक। और जब ये गड्ढा ढह जाएगा यानी और बड़ा गड्ढा हो जाएगा तो उसे बोलते हैं डोलाइन। जब बहुत सारे गड्ढे आपस में अटैच हो जाएंगे तो उन्हें बोलते हैं बताओ क्या बोलते हैं? वैली सिंक्स या उवालाज। ओके, इरोजन होने के बाद भी कुछ स्ट्रक्चर खड़े रहते हैं, वो मानते ही नहीं, उन्हें बोलते हैं लेपीज। LAPIES। जब ये लेपीज भी जैसे तैसे बहला फुसला कर बहा दिए जाते हैं तो जो बचता है वो बचता है लाइमस्टोन पेवमेंट्स, जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है।
क्लियर। ये हो गए सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मैंने आपको बता ही दिए, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड स्पिलर। अब हम चलते हैं, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो भारत माता की जय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लेशियर्स। क्या होते हैं ग्लेशियर्स? बहुत सारे नंबरों की भरमार के साथ ये हमें तोहफे में मिला हुआ एक टॉपिक है। ग्लेशियर देखो, ये है वैली, इसमें से पानी निकाल दो और आइस डाल दो तो जो बनेगा उसे बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर पानी की तरह तेज नहीं बह सकता क्योंकि आइस काफ़ी भारी होती है, तो बहुत धीरे धीरे बहती है। दिन में कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर तक बहती है। ग्लेशियर के कारण ज़मीन पे अंदर जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं वो भी बहते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैंने नोट्स बनाया है ताकि जल्दी से क्लास कवर हो सके, इसलिए हम देखेंगे नोट्स के ज़रिए। तो ग्लेशियर्स हमारे हिमालय में, उत्तरांचल में और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर्स मिलते हैं। भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसी तरह अलकनंदा रिवर अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है। दोनों जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं। पंचप्रयाग आपने सुना ही होगा, देवप्रयाग, पंचप्रयाग, पता है ना आपको? 5 प्रयाग है, पांचों को मिलाकर पंचप्रयाग बोलते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ और कौन कौन सी रिवर्स मिलती है वो भी बता देता हूँ। बहुत ध्यान से देखना है। जब हम जाएंगे हिमालय पर तो हमें कुछ चीज़ें दिखेगी। पहला है यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है केदारनाथ का मंदिर और चौथा है बद्रीनाथ का मंदिर। बद्रीनाथ के मंदिर से एक रिवर निकलती है जिसे बोलते हैं भागीरथी। बी फॉर बद्रीनाथ, बी फॉर भागीरथी। सही है या गलत है? गलत है। क्या है? गलत है। इस रिवर का नाम है अलकनंदा। अब यहाँ से एक रिवर आती है और उसमें मिल जाती है। इस रिवर का नाम है धौली गंगा, डीजी। धौली गंगा जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद एक रिवर और आती है नंदाकिनी, जहाँ मिलती है इस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। एक रिवर आती है पिंडर, जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग, केपी। फिर एक रिवर इधर से आती है केदारनाथ से, जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये आकर जहाँ मिलती है वह है रुद्रप्रयाग, आरपी। और गंगोत्री से एक रिवर आती है, फिर मिलती है गंगोत्री से जो रिवर आई है उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी और ये जो अलकनंदा है, ये दोनों जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। बताओ, ये देवप्रयाग, देवप्रयाग। और यहीं से शुरुआत होती है गंगा की। क्लियर? एकदम साफ सट क्लियर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमने देखा ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर यानी पानी की जगह आप बर्फ़ डाल दोगे तो वो ग्लेशियर कहलाएगा। सिंपल सा, जब आप बर्फ़ किसी वैली में मूव करती है, जब पानी बहता है तो वो वी शेप वैली बनाता है। क्यों? क्योंकि पानी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है, लेकिन बर्फ़ की स्पीड काफ़ी स्लो होती है बहने की, इसलिए वर्टिकल इरोजन नहीं होता। इसलिए बर्फ़ की वैली यू शेप्ड होती है, ना कि वी शेप्ड। पॉइंट टू बी रिमेंबर माई नोट। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। धीरे धीरे स्लोप जो है वो लो होती जाती है और ग्लेशियर्स विल स्टॉप मूविंग, लिविंग ओनली मास ऑफ लो हिल्स एंड वाइट आउटवॉश प्लेन्स अलॉन्ग विथ अदर डिपोजिशनल फीचर्स। वो डिपोजिशनल फीचर्स हम देखेंगे, इरोजनल फीचर भी हम देखेंगे। सबसे पहला है इरोजनल फीचर्स में है सर्क। क्या होता है? ये पहाड़ कभी बर्फ़ से ढके हुए थे। इन पर मैंने किया जूम, लेकिन जूम हो नहीं रहा था क्योंकि मैंने माउस हटा रखा था। तो फिर मैंने माउस लगाया और फिर किया मैंने जूम। ठीक है, जूम हो गया, अच्छी बात है। तो ये जो पहाड़ थे वो कभी बर्फ़ से ढके हुए थे। तो धीरे धीरे जब बर्फ़ यहाँ से पिघलती है
सॉरी ढहती है नीचे की तरफ, तो क्या होता है, ये पहाड़ की जो मिट्टी है वो इरोड होती है बर्फ़ के भार की वजह से, और जब बहुत इरोड हो जाती है तो ये पहाड़ ऐसे दिखने लगते हैं, अंदर की तरफ धंसे हुए दिख रहे हैं थोड़े से, क्योंकि बर्फ़ ने धीरे धीरे बहुत सालों में इनका इरोजन कर दिया है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इन्हें बोलते हैं सर्क। क्या बोलते हैं? सर्क बोलते हैं, सर्क। और इन से बही हुई जो बर्फ़ है वो पिघलकर जब किसी इन्हीं के पास में छोटी सी लेक में पानी के रूप में जमा हो जाती है तो उसे बोलते हैं कोरी लेक। कोरी, CORRE, कोरी। ओके, CORR आ रही है क्या? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्लियर, एकदम समझ आ गया। तो ये जो चीज़ है वो है सर्क, और सर्क से बर्फ़ सर्क कर आ गई और कोरी लेक में जमा हो गई पानी के फॉर्म में। ध्यान रखना, नाम ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हॉर्न। मान लो 2-3 सर्क है, एक सर्क ये रहा, एक सर्क ये रहा, एक सर्क उस तरफ है, एक सर्क इस तरफ है, यानी एक पहाड़ के चारों तरफ से बर्फ स्लाइड हुई नीचे की तरफ, तो चारों तरफ पहाड़ का इरोजन हुआ और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए, इन्हें बोलते हैं सर्क। जब ये चारों तरफ से बन जाएंगे तो ऊपर से पहाड़ तीखा हो जाएगा ना, जब पहाड़ तीखा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं पहाड़ का सिंक, यानी कि हॉर्न, या सिरेटेड रिज भी बोलते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक सर्क मिलकर जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं हॉर्न। अब जो 2 सर्क है जहाँ से बर्फ सर्क कर नीचे गई है, उनके बीच की जो पार्ट है रिज, उसे बोलते हैं एरिटस। पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब जब मैं हॉर्न्स की बात करूं तो 2 मुख्य हॉर्न्स मेरे दिमाग में आते हैं। पहला हॉर्न है आल्प्स माउंटेन का मैटरहॉर्न, जो सबसे आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी आपका हॉर्न ही तो है। क्लियर? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियल वैली या ट्रफ क्या होता है? मैंने आपको बता ही दिया कि बर्फ़ जहाँ बहती है तो यू शेप्ड की वैली बन जाती है, वही तो है ग्लेशियल वैली। इसमें क्या पढ़ना? तो यू शेप्ड की वैली होती है। वैली के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखेंगे। पहला होता है मोरेन्स। क्या होता है मोरेन? मोरेन का मतलब है कंकड़ पत्थर, जो बर्फ की वजह से स्लाइड होकर आए हैं, और जिन पत्थरों को बर्फ साइड में धक्का दे देती है, चल हट पर आगा चल हट, तो वो पत्थर इधर जमा हो जाते हैं और इन्हें ही बोलते हैं मोरेन। दिख रहा है आपको नाम? मोरेन। और जब ये पत्थर अगर लास्ट में इस तरीके से इकट्ठा हों लाइन बनाकर, तो इन्हें बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। और अगर साइड में इकट्ठे होते हैं तो बोलते हैं लेटरल मोरेन। लेटरल यानी साइड में, सिंपल। और जब ये बहुत सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है मटेरियल, तो इस पूरे प्लेन को बोलते हैं आउटवॉश प्लेन। जैसे कि रिवर के मामले में फ्लड प्लेन था, बिल्कुल वैसे ही। आ गई क्या आपको समझ? अगर आ गई है तो अच्छी बात है। हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या होती है? लटकती हुई वैली क्या होती है? ध्यान से देखो, यहाँ पर यह है आपका पिघला हुआ बर्फ का पानी, और यहाँ पर कभी बर्फ रही होगी, यह बर्फ पिघल कर आ रही है और एक वैली से दूसरी वैली में पानी गिर रहा है। इसे बोलते हैं हैंगिंग वैली। यहाँ पे पानी भी गिर सकता है, यहाँ से बर्फ भी गिर सकती है, कुछ भी गिर सकता है। क्लियर? इस इमेज में देखेंगे आप, ये रही, देखो साइड में हैंगिंग वैली, यहाँ से बर्फ़ पिघल कर या पानी के रूप में इस वैली में ऐड हो रही है। तो हैंगिंग वैली इस वैली को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। समझ गए? अच्छा, ठीक है। एट एन एलिवेशन ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द मेन ग्लेशियर वैली इट इज कॉल्ड हैंगिंग वैली। और जब हैंगिंग वैली जहाँ गिरती है तो वहाँ पर बहुत सारा पानी आपको दिख रहा है वैली के अंदर। ये जो पानी जब भर जाता है वैली में, यानी बर्फ़ पिघल चुकी है, तो इस भरे हुए पानी को फिजोर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजोर्ड या फ्योर्ड्स।
समझ गए या नहीं समझे? समझे ना? बर्फ़ थी, अभी पिघल गई तो नाम भी चेंज हो गया, पिघलने पर नाम चेंज। चलते हैं आगे। अब हमने बर्फ़ के यानी ग्लेशियर के द्वारा इरोड होने वाले स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हमें देखना है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय द ग्लेशियर्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला है ग्लेशियल टिल। क्या है ग्लेशियल टिल? कंकड़ और पत्थर। क्या होता है ना कि यह है आपका बर्फ़ की वैली जो कि यू शेप्ड होती है। इसमें बर्फ़ जब पिघलने लगता है सतह पर तो पानी के रूप में वो गलती ये हो गया कि सबसे पहले बर्फ़ नीचे से पिघलती है और नीचे एक खोखला सा बन जाता है। ऊपर तो बर्फ़ रहेगी लेकिन नीचे से पानी बह रहा होता है। वही बर्फ़ पिघल रही है, ऊपर सॉलिड है, नीचे पानी बह रहा है ना? समझ रहे हो ना? तो जो बहता हुआ पानी है वो अपने साथ थोड़े से कंकड़ पत्थर भी बहाकर आगे ले जाता है, जिन कंकड़ पत्थर को ग्लेशियर टिल कहते हैं। और लास्ट में जाकर ये कंकड़ जहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं थोड़ी बहुत मिट्टी के साथ, उस प्लेन को बोलते हैं आउटवॉश प्लेन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिखा रखा है। क्लियर? अच्छा, क्या डिफरेंस है ग्लेशियल टिल में और आउटवॉश प्लेन में? ग्लेशियल टिल जो डिपॉजिट होता है उसके जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो एंगुलर और सब एंगुलर टाइप के होते हैं, ऐसे या ऐसे वैसे जैसे भी। लेकिन जो आउटवॉश डिपॉजिट होते हैं उनके कंकड़ पत्थर राउंड होते हैं। ध्यान से देखना, छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा कर पूछ रखा है। मोरेन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया जब कंकड़ पत्थर साइड में डिपॉजिट होते हैं तो उन्हें बोलते हैं लेटरल मोरेन, और जब थोड़े से आगे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। समझ गए ना अच्छे तरीके से? वेरी गुड। अब है आपका एस्कर्स। क्या होता है एस्कर्स? रिज ऑफ डेब्रिस बिलो द आइस। जो कंकड़ पत्थर थे आपके ग्लेशियल टिल, अगर वो लाइन बनाकर सावधान की स्थिति में लाइन टू लाइन खड़े हो जाते हैं तो एक रिज बनती है, उन्हें बोलते हैं एस्कर्स। इमेज में आपको मैं दिखा सकता हूँ, मुझे जूम करने दीजिए, लेकिन मैंने माउस फिर से हटा दिया है तो जूम अब होगा। ये देख रहे हैं आप रिजेस, ये है एस्कर्स, ये कंकड़ पत्थर ही हैं। समझे क्या? अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आउटवॉश प्लेन तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत बढ़िया। ड्रमलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। CDS फर्स्ट 2022 में या CDS 2 2023 में आ रखा है कि ये लाइन पूरी दी थी और पूछा था कि ABCD में से कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको लगाना था कि ड्रमलिन्स हैं। क्या होते हैं ड्रमलिन्स? ध्यान से देखना, ये देखो, जो अंडे की प्लेट होती है उसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो ड्रमलिन जैसी दिखेगी। ये है ड्रमलिन। ये भी हैं कंकड़ पत्थर ही, लेकिन इनकी थोड़ी सी चौड़ाई होती है इनकी रिजेस की। ये एकदम स्टीप रिज नहीं होती है, थोड़ी चौड़ी होती है। जिस तरफ से बर्फ़ बह रही है उस तरफ इनका मुंह थोड़ा तीखा होता है, और जहाँ से बर्फ़ इनके ऊपर से उतरती है वहाँ इनका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है। बस यही ध्यान है, ध्यान रखने की बात है। अच्छी बात है ना? चलो, तो ड्रमलिन्स क्या होते हैं? स्मूथ ओवल शेप्ड रिजेस लाइक फीचर्स। इनका जो आगे वाला सिरा होता है, जो बर्फ़ की साइड में होता है, ग्लेशियर की साइड में, उसे बोलते हैं स्टोस, और जो पीछे वाला सिरा होता है उसे बोलते हैं टेल। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से तीखा कौन होगा? जो बर्फ़ की साइड है, ग्लेशियर की साइड, वहाँ से बर्फ़ आ रही है और ये जो चीज़ बनी उसको ऐसे ऐसे काट रही है ना?
तो धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये जो तीखा किनारा है ड्रमलिन का, इसको बोलते हैं स्टोस, और जो पीछे वाला चौड़ा किनारा है उसको बोलते हैं टेल। सिंपल सी छोटी सी प्यारी सी बात। अब हमें जब हम किसी ड्रमलिन को देखते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि जो तीखा किनारा है यानी उस तरफ से बर्फ़ बहकर आई होगी, यानी जब बर्फ़ वहाँ पर नहीं भी होगी तब हम पहचान लेंगे कि यहाँ जब भी बर्फ़ होती है ना तो बर्फ़ इस दिशा से उस दिशा में बहती है, क्योंकि तीखा किनारा तो इस तरफ है। यानी जो ड्रमलिन्स हैं वो आपको ग्लेशियर मूवमेंट की डायरेक्शन बताते हैं। आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आज हमने क्या देखे, बहुत सारे नज़ारे देखे। नेक्स्ट वीडियो में और भी नज़ारे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।